हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं जीके जीएस का। और ये चल रहा है किसके लिए? तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो हमसे नहीं गया है पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन है जो इस नियम द्वारा समझाया गया है। ऑप्शन ए है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, बी है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सी है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, या फिर डी क्या होगा? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। तो इनमें से ये तीनों इसी नियम से समझाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसका राइट आंसर। वहीं अगर इससे संबंधित कुछ पॉइंट की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसको किससे सूचित किया जाता है? तो कैपिटल जी। और कैपिटल जी बराबर क्या इसको कह सकते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार मान पूछता है किसी भी एग्जाम में। तो मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 सूचित कैसे करते हैं? तो Nm² बटा क्या हो जाएगा? kg²। तो ये थोड़ा सा मान आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये मान पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वहीं बात करें अगर पूछ दे कि कैपिटल जी जो है गुरुत्वाकर्षण का संकेत, इसका खोज और मान सर्वप्रथम किसने बताया था? तो किसने बताया था? हेनरी कैवेंडिश ने। नाम ध्यान रखिएगा। वहीं आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जब बड़ी जी का मान ये है तो छोटी जी का मान भी पूछा जाता है। छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान कितना होता है? और किस तरह से आपसे पूछेगा? तो पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी के सतह पर छोटी जी का मान कितना होता है, और काफ़ी एग्जामों में ये पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों मान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि छोटी जी के मान में परिवर्तन से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या पूछ लिया जाता है? पहला सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि जी के मान में परिवर्तन में क्या होगा? जब पृथ्वी के सतह, इस तरह से पूछेगा सेंटेंस के रूप में कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, यानी कि स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो ध्यान रखिए कि जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो घट जाता है, यानी कि घटेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु बताया जा रहा है, बार बार बोल रहे हैं। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं? एक सेंटेंस और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या, कि अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर, किस पर? विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर जो जी का मान हो जाता है वो न्यूनतम होगा। तो एक ही प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारियाँ मिल गई। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? किसके बारे में पूछा गया है? वोल्टता के बारे में। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, यानी कि सीधा सीधी आप इसको एक सूत्र के रूप में ध्यान रख सकते हैं।
तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य, जो कि हर ऑप्शन में ही है। तो हमें इधर चेक करना है कि सही क्या होगा। तो बोल्टता को जो निरूपित करता है वो कौन करता है? तो इस तरह से किया गया कार्य बटा क्या हो जाता है? विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, ये हुआ वोल्टता को निरूपित करने का। उस ऑप्शन ए में इस तरह से दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टता कहिए, या फिर इसकी जगह आपको क्या रहे लिखा हुआ? विभवांतर, विभवांतर। तो विभवांतर को भी निरूपित क्या होगा? किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि वोल्टता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्टता का एसआई मात्रक, हर विषय के प्रश्न डेली इसमें शामिल किए जाते हैं मॉक टेस्ट में, तो वो होता है वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्टता आपको ध्यान रह जाएगा। वहीं वोल्टता या फिर विभवांतर, जो कि यहाँ पर अभी हम लोग जाने कि वोल्टता या फिर विभवांतर को किससे निरूपित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जाता है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, ये पूछ रहा है कि अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मेटासेंट्रिक, बी है एक्रोसेंट्रिक, या सी है टेलोसेंट्रिक, या फिर डी है एसेंट्रिक। सेंट्रिक सब में लगा हुआ है, लेकिन ये जो अनुपस्थित होता है गुणसूत्र बिंदु वो कहलाता है एसेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह अनुपस्थित का मीनिंग क्या होता है? अब्सेंट। तो यहाँ देखिए एसेंट्रिक लगा हुआ है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ये से अब्सेंट और ये से एसेंट्रिक। हालांकि आप जिस तरह से ध्यान रखें, आपको एग्जाम में नंबर लेने से मतलब है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मेटासेंट्रिक। तो ये क्या होता है भाई मेटासेंट्रिक? तो ये ऐसा स्थान होता है, ऐसा स्थान पर हो जहाँ गुणसूत्र क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाए, दो भागों में क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्या होता है? मेटासेंट्रिक। वहीं बात करेंगे अगर एक्रोसेंट्रिक का, हो सके आपसे एसेंट्रिक की जगह एक्रोसेंट्रिक के बारे में पूछ ले। तो ये ऐसा स्थान होता है, ऐसा स्थान पर हो जिसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र का भाग जो होता है बड़ा और दूसरा क्या होता है? छोटा। भाग बड़ा और दूसरा छोटा हो तो वो क्या हो जाता है? एकोसेंट्रिक। तो इसमें भी देखिए ध्यान में कैसे रख सकते हैं, एक्रो यानी कि एक का सेंस आ रहा है, तो इसमें एक गुणसूत्र का भाग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए। वहीं तीसरे नंबर पर क्या है? टेलोसेंट्रिक। तो ये क्या होता है? तो ये गुणसूत्र किसी एक किनारे पर जब होगा, गुणसूत्र जब क्या होगा? किसी एक किनारे पर हो सके चारों में से आपका किसी भी पूछ दे एग्जाम में, तो हर कोई को जानना जरूरी है। जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तब क्या हो जाएगा? टेलोसेंट्रिक। वहीं अगर इस तरह से सेंटेंस रहे कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिकांगों में होती है, किस में होती है?
कोशिकांगों में होती है। हालांकि कोशिका चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें गुणसूत्र के बारे में भी और आपको क्वेश्चन भी करवा दिया गया है प्रैक्टिस। तो गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिकांगों में होता है तो फिर उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा जीन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जीन। बीपीएससी टीआरई 4.0 के जीके जीएस के लिए आप सॉल्यूशन बाय पीजे से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यकीन मानिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर की बात करें, क्या पूछा गया है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, हमसे यही पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन ए है सतलज या फिर काली, बी है सिंधु और सतलज, सी है तीस्ता और दिहांग, डी है काली और तीस्ता। तो पंजाब हिमालय यानी कि ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या किस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत ही आता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो ये जो पंजाब हिमालय है ये किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये है सिंधु एवं सतलज नदी के। तो ऑप्शन नंबर तो बी हो गया इसका राइट आंसर। लेकिन वही जो सतलज और काली नदी है इसके बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो इसके बीच जो है स्थित कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय नोट डाउन आप लोग जरूर किया करें, आपको रिवीजन में आसानी होगी, खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा। वहीं अगर पूछ दे कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय, तब क्या हो जाएगा? असम हिमालय। असम हिमालय। और ये सब सारे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो तीस्ता एवं काली नदी के बीच कौन हो गया? असम हिमालय। और एक कौन बच गया? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बीच हो जाता है? काली एवं तीस्ता के बीच। असम हिमालय हो जाता है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया है, हम उल्टा बोल दिए। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय तक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? तीस्ता और दिहांग नदी। तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। असम हिमालय, यही हम उल्टा बोल दिए थे, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो इतना आप लोग समझदार हैं ही। तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, और फिर काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय? तो नेपाल हिमालय। तो चारों का हम लोग एक ही जगह जान गए कि कौन सा हिमालय किस नदी के बीच स्थित है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर कि हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ये 19वां है संस्करण, पहले ये ध्यान रखना है, और वो भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य या डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है तो हर महीने का टॉप 50 प्रश्न आपको कराया जाता है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो ये हो गया है स्वर्ण पदक। कौन सा प्राप्त हो गया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, कभी कभी पूरा डाटा ही आपसे पूछ देता है, 4 रजत, और क्या कहता है 7 कांस्य पदक लाया गया। यानी कि कुल कितना हो गया? कुल पदक की संख्या पूछ ले तो 14। और इस तरह से भी ध्यान रखना है कि कितना स्वर्ण, कितना रजत और कितना कांस्य। और इन 14 पदक के साथ कैवें स्थान पर रहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो 5वें स्थान पर। स्थान भी पूछ सकता है कि कैवें स्थान पर रहा था, तो 5वें स्थान पर। ठीक है,
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? ऑप्शन है बक्सर, बी है रोहतास, सी है गया, डी है औरंगाबाद। आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे विषय के प्रश्न ऐड किए गए हैं। तो ये है जो रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और रोहतास क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कहें तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी कौन है? तो रोहतास ही हो जाएगा। चावल उत्पादकता वाला जिला भी कौन है? चावल उत्पादकता वाला भी जिला कौन है? तो ये भी हो जाएगा रोहतास ही। और बिहार में सोन नदी का प्रवेश भी इसी जिला से होता है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड ऑन करेंगे। चूँकि सोन नदी का बात आया है तो इस तरह से नोट डाउन अलग कर लेते हैं कि सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के, कहाँ? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। काफ़ी बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, अमरकंटक पहाड़ी से है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे, क्या पता आपसे क्या पूछ दे। और सोन नदी भी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी में आती है, ये आपको पता भी होगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत भी आती है कौन? सोन नदी। और अगर आपसे पूछ ले तो सोन नदी गंगा की दाहिनी ओर से गंगा में पटना के निकट मिलती है। तो अगर आप ये पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो लिख ही लीजिए कि सोन नदी, हो सके सेंटेंस के रूप में प्रश्न दिया रहे और दाहिनी की जगह बाएं दिया रहे तो आपको पता तो होना चाहिए। तो सोन नदी गंगा की दाहिनी ओर से क्या होती है? गंगा में कहाँ प्रवेश करती है? यानी कि पटना में क्या करती है? पटना के निकट मिलती है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक एक बिंदु जो बताया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको नोट डाउन जरूर किया करें। बार बार हम बोलते हैं, आप ही लोग के लिए, आप ही को हेल्प होगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है भोपाल, डी है अहमदाबाद। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1851 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1851 में हुई थी। वहीं एक पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं, चूँकि भूवैज्ञानिक की बात आई है तो एक पॉइंट ये ऐड कर लेंगे कि भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिस प्रश्न से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा कि बनता है वो आपको हम बताएंगे और एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से दिखेंगे भी। विभाग द्वारा दो अनुरक्षित भूगर्भीय उद्यान है, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है कि वो दोनों कौन कौन सा है। तो पहला नंबर पे कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सुकेती जीवाश्म उद्यान। ये भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा है, इसीलिए यहाँ पे नोट डाउन कराएं। और ये है कहाँ? तो ये हिमाचल प्रदेश में। सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा कौन सा है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद में क्या हो जाएगा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर।
और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैराथन क्लासेस भी कराए जा रहे हैं लगातार। तो आप लोग साइंस और हिस्ट्री की जाके मैराथन सेशन अटेंड कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें सारे टॉपिक को कवर करके क्वेश्चन तैयार किया गया है और भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैराथन पढ़ाया गया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और बदले में बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना हो सके चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? हमसे नहीं है पूछा जा रहा है ये प्रश्न, ध्यान देना। किसका पूछा जा रहा है? तो राजस्थान का। ऑप्शन ए है गणगौर, बी है लावनी, सी है घूमर, डी है कालबेलिया। तो जो नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा लावनी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक चीज़ और जान गए कि राजस्थान का नृत्य शैली गणगौर है, घूमर है और कौन है? कालबेलिया। और प्रश्न एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है तीनों नाम कि राजस्थान से संबंधित कौन कौन है। वहीं अगर लावनी राजस्थान का नहीं है तो फिर कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का है लावनी। लावनी जो है महाराष्ट्र में एक लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय शैलियों में से एक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारा पूछा हुआ ही है। वही बात करें, एक ध्यान रखिएगा, जब महाराष्ट्र का बात आया है तो महाराष्ट्र में पोवाड़ा, क्या नाम है? पोवाड़ा। अब कहिएगा ये पोवाड़ा क्या है? तो महाराष्ट्र का वीर गाथा गीत है। वीर गाथा गीत अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का वीर गाथा गीत कौन है तो पोवाड़ा। ऐसे नाम बहुत कम ही लोगों को जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे ये पूछ दे कि जो ये पोवाड़ा गीत है ये किन नायकों से जुड़ा है, तो उनमें नाम किनका आता है? शिवाजी का। शिवाजी से जुड़ा है वीर गाथा गीत। कहाँ का? महाराष्ट्र का पोवाड़ा गीत। वहीं डांडिया एक ध्यान रखिएगा, हालांकि आप लोग तो ये जानते होंगे कि डांडिया कहाँ फेमस है, तो गुजरात में। ये गुजरात का क्या कह सकते हैं उसको, पारंपरिक लोक नृत्य है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले की ओर और देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपसे पूछ सकता है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ का, तो देवगढ़ का। कौन सा मंदिर? तो दशावतार मंदिर। तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछ दे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में कराया गया था, तो ये करवाया गया था गुप्त काल में। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि गुप्त काल में बनवाया गया था। और ये भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें नागर शैली की सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें क्या है? गुप्तकालीन मंदिरों यानी कि नागर शैली भी पूछ दिया जाता है। तो नागर शैली को सभी विशेषताएं प्राप्त होती है, सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। मेरा यही इंटेंशन रहता है कि आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं इस सेशन से संबंधित। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को ये क्या है? मंदिर समर्पित है, मंदिर
समर्पित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। और सारे विषय के प्रश्न आपको डेली कराए जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की, यहाँ पे कितने प्रकार की कर लीजिएगा, क्या करता है, निधियां प्रदान करता है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 6, बी है 3, सी है 5, डी है 2। तो आपको अच्छे से पता है कि निधियां कितने प्रकार की प्रदान करता है, तो 3 प्रकार का। और 3 प्रकार कौन कौन सा हो जाता है, तो भारत की संचित निधि, भारत की क्या हो जाएगा, संचित निधि हो जाएगा। और भारत की जो संचित निधि है इसका अनुच्छेद पूछ दिया जाता है, तो अनुच्छेद 266 से संबंधित है। ये हुआ पहला निधि, यही हमसे पूछ रहा है। और इसको पूछ कैसे देगा, आपको मिलान करने के रूप में, खास करके कि मिलान कीजिए कि किस निधि का किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो भारत की संचित निधि हो जाएगी अनुच्छेद 266 से संबंधित। वहीं दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, भारत का लोक लेखा निधि, भारत का लोक लेखा निधि। ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद, अगर इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 266 का 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 266 का जब 2 आ जाएगा तो वो हो जाएगा भारत का लोक लेखा निधि से संबंधित। तीसरे नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो कौन सा बच गया, तो भारत का आकस्मिकता का निधि, भारत का आकस्मिकता निधि। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 267 से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न में है, थोड़ा इसको ध्यान ज़्यादा रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है वस्त्र, सी है एल्युमिनियम या डी है रिफाइनरी उत्पाद। तो ये 8 भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनमें से जो हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि ICI चयनित 8 कोर उद्योगों में क्या होता है, उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। अब पूछेगा जो ये 8 आधारभूत उद्योग है उनमें से कौन कौन सा है, तो इसमें है देखिए रिफाइनरी उत्पाद की तो बात आ ही गया है, जिसमें कि कोयला, कच्चा तेल, क्या कहता है प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, कितना हो गया, अभी और बाकी है, इस्पात हो जाएगा, सीमेंट हो गया। कभी कभी देखिए ये प्रश्न आपसे किस तरह पूछेगा। और एक हो गया बिजली, चूँकि 8 आधारभूत उद्योगों की बात किया कि आपको ये सारा दिया हुआ रहेगा क्रम बना के, अब आपको बोल देगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा है। तो हर तरह से याद रखा कीजिए ताकि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछे, आपसे गलती ना हो। और ये कब होगा, जब आप बढ़िया से पढ़ाई किए हुए रहेंगे। और सारा क्वेश्चन आपको NCERT बेस्ड कराया जाता है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, कह रहा है। ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है नर्मदा, सी है गोदावरी, डी है कावेरी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहने वाला नदी है, लेकिन हमसे यहाँ पूर्व की ओर पूछ रहा था। और बाकी सब कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब क्या हो जाएगा,
पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में आ जाएगा। वहीं बात करें नर्मदा नदी की, तो एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि तवा नदी, तवा पे खाना बनाते हैं ना, रोटी, तो वो वाला तवा नहीं, ये नदी है तवा। तो तवा नदी क्या है? नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आपसे ये पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। सहायक नदी है कौन सी नदी? तो तवा नदी। वहीं बात करें कि नर्मदा नदी का अगर बात कर ले, तो ये भी कहाँ इसका उद्गम स्थान? तो एमपी के क्या हो जाएगा? अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से, जो जिसका सोन नदी भी इसी से उद्गम स्थान सोन नदी का भी है। वहीं अगर बात करें तो नर्मदा नदी को एक पॉइंट ये ऐड करिएगा कि नर्मदा नदी को गुजरात और कहाँ का? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। एक एक पॉइंट का आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और कमेंट भी आप लोग किया कीजिए कि कैसा आप लोग को क्लास लगता है। 13 नंबर की बात करें तो 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का, कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का पूछ रहा है कि जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो ये आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं, मैराथन क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इसको रुपये का नाम दिया। कौन सा सिक्का था? तो चांदी का सिक्का। कौन सा शताब्दी था? तो 16वीं शताब्दी। और इसके बचपन का नाम पूछ दिया जाता है, तो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम। और आपको शेरशाह सूरी टॉपिक में भी फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग वीडियो देखिए, तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद खान। ठीक है, और इसने क्या क्या था? 1540 का युद्ध, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, जिसमें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में इसने क्या किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। और शेरशाह ने किस वंश का स्थापना किया था? तो सूर वंश का। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि हुमायूं को पराजित किस युद्ध में करके सूर वंश का स्थापना किया था? किसने? तो शेरशाह सूरी ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि तुम जीत सकते हो, ये ऐसा पुस्तक है। तो यू कैन बीन, तो ये है ऑप्शन ए शिव खेड़ा, बी है रोहिणी मंदुड़ा, सी है संदीप माहेश्वरी, डी है दीपा कर्माकर। तो ये जो पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि एक भारतीय लेखक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और प्रेरक वक्ता भी हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दे कि कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन, क्या पूछ दे? कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन का स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, शिव खेड़ा ने ही किया है और यू कैन बीन इनकी ही पुस्तक है। ठीक है, वहीं आपको पता है कि जो संदीप माहेश्वरी है वो क्या है? भारत का एक सार्वजनिक वक्ता है, उद्यमी है। आप लोग इनको देखते भी होंगे टीवी वगैरह पे, काफ़ी फेमस नाम है। दीपा कर्माकर की अगर बात करें तो ये जो हैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और ये एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिम्नास्ट हैं
और इनकी अगर आत्मकथा दीपा कामंकर की आत्मकथा पूछ दे कि आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा द स्मॉल वंडर। द स्मॉल वंडर पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट दिमाग में करके रखिएगा। आएंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैराथन क्लास कोई भी जाके देख सकते हैं। भले ही वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कराया जा रहा है, लेकिन जीके जीएस सबका सेम ही होता है। तो आप लोग जाके वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट किया कीजिए। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो ये जो है शोर मंदिर, शोर कहाँ शोर मचाएगा, बस इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ऊपर से ये मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को विरासत स्थल है। ठीक है, कब इसको यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो 1984 में। तो वर्ष भी ध्यान रख सकते हैं। ये महाबलीपुरम के शोर मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। किसके शासनकाल में ये मंदिर बनवाया गया था? यही तो एक दो चीज़ पूछता है जब मंदिर की बात आती है, तो ध्यान रख लिया कीजिए कि किसके शासनकाल में। तो ये हुआ था पल्लव वंश के शासक। पल्लव वंश के शासक कौन थे उस टाइम? नाम क्या था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो इस तरह से लिख लीजिए कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शोर मंदिर का एक दो नाम और है, मतलब बताइए कितना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शोर मंदिर को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ सकता है। तो शोर मंदिर तो पहले तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिए। इसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? रथ मंदिर। और एक नाम है क्या? एकास्मक मंदिर। एकास्मक मंदिर। और शोर मंदिर में क्या है? 8 रथ मंदिर है। 8 रथ मंदिर है। तो कभी कभी संख्या भी पूछ देता है। अब इसका एक नाम और होता है, शोर मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, एक नाम आप लोग बताएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। हालांकि डेली आपके लिए जो ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, प्रश्नों की संख्या 21 ही होती है, पर आप खुद देखिए कि कितना सारा डिटेल्स आपको दिया जाता है। तो आप लगभग एक दिन में 100 क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, वो भी इतने डिटेल के साथ। तो आप लोग समझदार हैं, पढ़ाई कीजिए बस। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो ये कौन सा महल था देख लेते हैं। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल या फिर लाल किला। सोचिए कि जब ये 1857 तक की बात है, लगभग 200 वर्षों तक किसका निवास स्थान रह चुका था? तो भारत के मुगल सम्राटों का। तो ये रह चुका है लाल किला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता है दिल्ली में है लाल किला। दिल्ली लाल किला का निर्माण किसने कराया था? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने? वही शाहजहां ने जिसने ताजमहल भी बनवाया था मुमताज बहन की याद में। तो वो तो हर किसी को पता ही है, उसको लिखवाएंगे नहीं। वही बात करें कि क्या कहता है, शाहजहां ने अपनी राजधानी क्या कर दिया था? आगरा से दिल्ली लाने के लिए। कहाँ से कहाँ लाने के लिए? आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर। किस नदी पर?
तो यमुना नदी पर किसकी नींव डाली थी? तो शाहजहानाबाद की, शाहजहानाबाद की। हालांकि ये सारे मुग़ल बादशाह के बारे में आपको डिटेल में भी क्लास कराया जा चुका है, प्रश्न भी काफ़ी बार बताया गया है। आप लोग देखते ही नहीं, आप लोग का सपोर्ट ही नहीं मिलता है। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से आप लोग कर ही नहीं रहे हैं सपोर्ट। तो क्या बोले, बस आप लोग से हेल्प ही तो मांग रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अच्छा लगे वीडियो तभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपसे बस सपोर्ट की ही उम्मीद रहेगी। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुद्रा जमा अनुपात। तो यही कहते हैं कि अगर जो धन अपने पास रखे हैं, देखिए इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर है, यहाँ भी आ रहा है मुद्रा जमा धन, और आंसर भी क्या होगा? मुद्रा जमा अनुपात। तो यही इसको कहा जाता है, और ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। वहीं बात करें कि जो मुद्रा जमा अनुपात है, इसमें वृद्धि से क्या होता है? अगर पूछे कि वृद्धि से क्या होगा, तो जो धन गुणक प्रभाव रहेगा उसमें कमी आ जाएगा। क्या होगा? कमी आता है, कमी आती है। ठीक है, तो ये बस, इसमें और कुछ जानकारी रखना नहीं है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ध्यान रखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। इजराइल की मुद्रा क्या है? ये तो हमेशा पूछते रहता है एग्ज़ाम में, और इस बार तो 2025 के किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा ही, क्योंकि आपको खुद पता है कि इजराइल कितना चर्चा में रहा है। तो इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगी? नई सिकेल, या फिर इजरायली दिनार, या फिर रियाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगी नई सिकेल। तो ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें अगर इसका संसद का नाम पूछ दे कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो नेसेट। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चूँकि बैथलहेम आप लोग को ध्यान होगा, नाम बैथलहेम, तो ये बैथलहेम है ना, जो इजराइल का ही नगर है, इजराइल का नगर है। अब पूछेगा कि ये बैथलहेम क्यों बता रहे हैं, तो यही बैथलहेम है जहाँ क्या हुआ था? ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो हर रूप से पूछ सकता है आपसे। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि इजराइल की गुप्तचर संस्था कौन सा है, यानी कि गुप्त एजेंसी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये हो जाएगा मोसाद। कौन हो जाएगा? मोसाद। और यहाँ जो है यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तीनों का पवित्र भूमि है, ये आपको पता भी होगा। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या आ गया है हमारा? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा ये पूछ सकता है। साइंडाई, बिलेमडेक, सिकोरम, या फिर प्रोटम। तो ये शब्द कौन सा प्रयोग होता है? लेमडेक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये होता है वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु। वही तो हमसे प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर बात करें जो ये प्रोटेम है, इसकी बात अगर करें तो इसकी जो नियुक्ति है, प्रोटेम की नियुक्ति केंद्र में कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये पूछ सकता है। और क्या कहता है? केंद्र में तो राष्ट्रपति करते हैं, प्लस राज्य में कौन करते हैं? तो राज्य में गवर्नर करते हैं, यानी कि राज्यपाल करते हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? जिस तरह से अंतिम सत्र हेतु लेमडक का प्रयोग होता है, उसी तरह से अगर प्रोटेम की बात कर ले तो इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटेम क्या कहता है, इसका शब्द कैसे होगा प्रयोग? लोकसभा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा और विधानसभा के लिए
अस्थाई अध्यक्ष के लिए, अस्थाई अध्यक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो प्रोटेम शब्द का प्रयुक्त होता है। जहाँ तक रही बात कोरम का, तो आपको पता है कि प्रत्येक सदन में, लिख ही लीजिए, बिना लिखे आप लोग का मन ही नहीं भरता है। प्रत्येक सदन में कौन अधिकारी? पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का कैमा हिस्सा होता है कोरम? तो ये होता है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। आएंगे अगले प्रश्न पे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है गोवा, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है कर्नाटक। नागरहोल, ये नागरहोल जो है कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी। और कर्नाटक के कहाँ? तो मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसको राजीव गांधी, कौन गांधी? सही से लिख देते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है नागरहोल को, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिल गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अगर पूछे कि कब मिल चुका है, तो 1988 में ही मिल चुका है। चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। जॉर्ज बालो, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस कर सकते हैं, डी है जॉन एडम। तो ये पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और ये ध्यान रखना है पूछ क्या रहा है, ब्रिटिश शासन के टाइम का पूछ रहा है, ठीक है। वहीं किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था गवर्नर जनरल? चूँकि वारेन हेस्टिंग्स की बात आई है, तो 1772 से लेकर 1784-85 तक लगभग इसका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। और इसको बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये भी आपसे पूछ ले सकता है कि किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहाँ बंगाल भी कर लीजिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? 1781 की, अगर दूसरा कलर से लिख देते हैं, 1781 में क्या किया था? कलकत्ता मद्रास की स्थापना की थी। इसकी कलकत्ता मदरसा की, जी मद्रास नहीं सॉरी, कलकत्ता मदरसा की क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया इम्पोर्टेंट। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? हाँ, इसी के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि 1784 में क्या हुआ था? कलकत्ता में, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बंगाल की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने? तो विलियम जोन्स ने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।